नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे टॉपिक के बारे में जो कि कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी ज़रूरी है वीडियो। इस टॉपिक का नाम है हमारे पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या उसके दायरे क्षेत्र मतलब उसका क्या अधिकार क्षेत्र होता है, इन सारी चीज़ों के हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा 1950 में बना, आर्टिकल 124 धारा 124 के तहत इसको बनाया गया और 2008 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, बदलाव भी किया गया और उस अमेंडमेंट के तहत अब सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मेशन है वो करीब 34 जजेस हैं, 34 जजेस को इसमें मिला के काम करते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सबसे ऊपर माना जाता है। उसके अलावा बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का एपेक्स कोर्ट है, मतलब एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट कोर्ट माना जाता है। और इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका का सबसे सुप्रीम अथॉरिटी और हाईएस्ट फंक्शनरी बॉडी सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा। और इसका जो फैसला होता है वो सरकार के हर एक अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग होता है, बाध्य होता है, उसको मानना पड़ता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सभी के साथ न्याय करना और उसके साथ साथ उन सभी लोगों के अधिकारों को, राइट्स को और लिबर्टीज की रक्षा करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके ज्यूरिडिक्शंस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या ज्यूरिडिक्शंस होती हैं। तो जो ज्यूरिडिक्शंस हैं उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। आप समझिए कि अगर किसी भी एक राज्य के अंदर किसी भी लीगल मैटर पे डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उस राज्य का जो हाईएस्ट फंक्शनरी बॉडी होती है वो वहाँ का हाई कोर्ट होता है। लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए किन्हीं 2 राज्यों के बीच में या किन्हीं 2 राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई होती है, तो ऐसे केस में सवाल उठता है कि अब किस राज्य का हाई कोर्ट उसको सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को। और अगर किसी केंद्र सरकार और किसी भी देश की राज्य सरकार के बीच में लड़ाई होती है पावर शेयरिंग को लेके, ऐसे केस में भी सवाल उठता है कि इन मैटर्स को कौन सॉल्व करेगा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भारतीय संविधान है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को जगह दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी होती है, मतलब टॉप मोस्ट कोर्ट होता है और उसी के पास ये अधिकार होता है कि किन्हीं 2 राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर किसी केंद्र सरकार और देश के किसी राज्य सरकार के बीच में डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको सॉल्व करने का जो दायरा क्षेत्र होता है, जो अधिकार क्षेत्र होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है और इसी को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस चीज़ को आप और भी अच्छे से समझ सकते हो कि दिल्ली के अंदर अक्सर ये केसेस आते हैं कि जब दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की आपस में बहुत सारी पावर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो ऐसे सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का जो काम होता है वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का होता है। और इसीलिए और क्योंकि वो सबसे एपेक्स कोर्ट होता है तो उसका फैसला सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सभी लोग उसकी बात को कोई भी नहीं उसकी बात को टाल सकता है। और इसी चीज को हम समझ सकते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पावर्स के बारे में, दूसरी फंक्शन के बारे में। तो दूसरी फंक्शन है रिट ज्यूरिडिक्शन। अगर आप रिट ज्यूरिडिक्शन को समझें तो उसका मतलब, मैंने एक वीडियो बनाई थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी सिटीजन की अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है किसी भी केसेस में, किसी भी सिचुएशन में, अगर कोई भी सरकार उनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, मतलब कि अगर भारत देश का कोई भी नागरिक है और उसके जो मौलिक अधिकार संविधान में मिले हुए हैं उसके साथ कोई भी सरकार किसी भी स्थिति में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर उसका उल्लंघन होता है तो सिटीजन के पास पूरी पावर होती है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए, रिस्टोर कराने के लिए अपील कर सकता है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है, मतलब ऑर्डर जारी करता है सरकारों को, जिसके हिसाब से जल्द उन सरकारों को फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से रिस्टोर करना पड़ता है। हालांकि जो रिट जारी करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी है। तो लेकिन अगर सिटीजन के पास चॉइस होती है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स किसी भी हालत में वायलेट होते हैं तो उसके पास पूरी चॉइस है, या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या भी किसी हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास पावर होती है, वो रिट जारी करता है, रिट इशू करता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को किस हिसाब से काम करना है और किस हिसाब से काम नहीं करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के बारे में। अब ये तीसरा फंक्शन है, तीसरा ज्यूरिडिक्शन है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन नाम से बिल्कुल क्लियर है
कि सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो भारत का जो जुडिशियल बॉडी है, जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया काम करता है, वो हायरार्की बेस पे काम करते हैं। हायरार्की मतलब नीचे से लेके टॉप से लेके बॉटम तक, क्योंकि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में कैसे बटा हुआ है। सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। अगर कोई भी सिटीजन किसी भी मैटर के ऊपर कोई भी केस होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के फैसले से वो खुश नहीं होता, उसके डिसीजन से हैप्पी नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसके पास ये पावर होती है, उसका ये अधिकार होता है सिटीजन का कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की और टॉप मोस्ट कोर्ट होता है भारत का, और इसीलिए उसका जो फैसला होता है वो बिल्कुल मान्य होता है और सभी के ऊपर बाध्य, मतलब सभी के ऊपर बाइंडिंग होता है और हर एक कोर्ट को उसके फैसले को मानना पड़ता है। और सिर्फ उसी के पास पावर होती है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकता है या चेंज कर सकता है। मतलब कोई भी फैसला अगर देती है सिटीजन को, उसकी सजा को कम भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और बढ़ा भी सकता है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में। आखिरी ज्यूरिडिक्शन की बात की जाए तो वो है एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन। अब एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन को आप समझिए, ये भी बिल्कुल नाम से क्लियर है। एडवाइस मतलब सलाह देना। सुप्रीम कोर्ट का काम एडवाइस देना भी होता है और ये भी इसका काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। एडवाइस देने का मतलब आप समझिए कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, अगर उसको किसी भी लीगल या जुडिशियल मैटर के ऊपर कोई भी राय लेनी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको हर लीगल फील्ड की नॉलेज हो, तो उसीलिए अगर किसी भी भारत के राष्ट्रपति को किसी भी लीगल मैटर के ऊपर कोई सलाह चाहिए होती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको किसी भी लीगल मैटर के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर, संवैधानिक मुद्दे के ऊपर सलाह देता है। हालांकि ये अलग बात है कि जो राष्ट्रपति है उसके पास उसकी मर्जी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या नहीं माने, तो ये उसकी चॉइस होती है। एक वीडियो मैंने पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी बना रखा है इंडिया ऑफ इंडिया, तो अगर आप उसको देखना चाहो कि भारत के राष्ट्रपति की क्या पावर्स होती हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस काम को बोलते हैं एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन। मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम एडवाइस देना भी होता है कि वो क्या करता है, राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है जब भी उसे किसी लीगल मैटर पे किसी भी सलाह की जरूरत होती है। तो ये मैंने आपको दोस्तों चारों ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सबसे पहला फंक्शन अगर आपको और बताऊं तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसका संरक्षण करने का जो काम होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर किसी भी कोर्ट के बीच में, किन्हीं भी 2 कोर्ट्स के बीच में या किसी भी सरकार के बीच में संविधानिक मुद्दे पर, संविधान को समझने में कोई भी गलती होती है तो उसको क्लैरिफाई करने का जो काम होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो अगर किसी भी जुडिशियल मैटर के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर किसी भी अथॉरिटी के बीच में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट होता है तो वो साफ कौन करता है, उस चीज़ को क्लैरिफाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रक्षक होता है। और आपको बताऊं दूसरी पावर के बारे में तो वो जुडिशियल रिव्यू। आप जुडिशियल रिव्यू को समझिए, ये हालांकि जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी, आप उसको भी देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास एक और स्पेशल पावर होती है कि अगर देश की कोई भी सांसद, हमारे देश की सांसद या कोई भी किसी भी राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो कोई भी एक ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के हिसाब से ना हो, मतलब सरकार, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो कि अगर संविधान के हिसाब से ना हो, तो इस चीज़ को देखने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो कानून बना रखा है सरकार ने वो संविधान के हिसाब से नहीं है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो एक फैसला सुनाता है और उस फैसले से उसी वक्त उस बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है। और हम इसीलिए उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और तीसरे पावर की बताऊं आपको तो वो है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अब इस चीज़ को समझिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपने कई बार सुना होगा, अदालत की अवमानना करना। अब इसका मतलब समझिए होता क्या है कि अगर कोई भी सिटीजन या कोई भी अथॉरिटी कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह की या फिर एडवाइस की या फिर फैसले को नहीं मानता है, उसको डिसओबे करता है, तो ऐसे केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के हिसाब से उस सिटीजन के ऊपर या फिर उस अथॉरिटी के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स बताई। उसके अलावा आपको एक चौथी इंपॉर्टेंट पावर और भी बताते हैं। वो पावर है अगर देश के अंदर
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगर इलेक्शन होते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जो पावर होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट की होती है। एक आखिरी फंक्शन आपको और बताते हैं, वो है कि यूपीएससी के जितने भी चेयरमैन या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट होता है या फिर कोई लीगल मैटर होता है, उसको देखभाल करने का जो काम है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है। तो ये मैंने आपको सारी पावर्स बताई सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके 4 जो इंपॉर्टेंट ज्यूरिडिक्शंस होते हैं वो बताए, उसके अलावा कुछ और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।